ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के 16 केंद्रों पर हो रही है पीसीएस की मुख्य परीक्षा। कुछ अभ्यर्थियों के सम्मिलित नहीं होने की सूचना। देहरादून के आईएसबीटी की बदहाली देख आग बबूला हुए परिवहन मंत्री। परिवार के साथ दिल्ली जाते वक्त किया औचक निरीक्षण। उत्तराखंड में अब मिशन दालचीनी और टिमरू। सीएम धामी बोले, संघ केंद्र निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। देहरादून में अतिक्रमण को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। पार्षद के ऊपर पेट्रोल छिड़कने का आरोप। अब खबर विस्तार से। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। 3 दिवसीय इस चैंपियनशिप में देश भर से 9 टीम प्रतिभाग करेगी, जिसमें ओएनजीसी, ईस्टर्न रेलवे, आर्मी ग्रीन और राजस्थान पुलिस और सीआईएसएफ दिल्ली की टीम भी शामिल है। चैंपियनशिप के आयोजन जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि 24 से 26 फरवरी तक हरिद्वार के प्रेस नगर आश्रम में प्रतियोगिता का आयोजन होगा। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। 24 फरवरी से 26 फरवरी तक इंडोर बास्केटबॉल ग्राउंड में हमारा नेशनल चैंपियनशिप होने जा रही है। मेंस चैंपियनशिप है। इसमें देश की जो 9 टीमें हैं वो इसमें प्रतिभाग कर रही हैं और ये डे नाइट टूर्नामेंट चलेगा और इंडिया बेस का टूर्नामेंट है। जितने भी प्लेयर हैं सब बाहर से आ रहे हैं और सारे प्रोफेशनल प्लेयर हैं। ये हमारे उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट पर डे नाइट हमारे यहाँ टूर्नामेंट होने जा रहा है। उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी पुरस्कार वितरण समारोह क्लोजिंग सेरेमनी में रहने वाले हैं 26 तारीख को, और इस कार्यक्रम की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें इस प्रदेश की खेल मंत्री माननीय रेखा आर्य जी और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण जी और हरिद्वार लोकसभा के यशस्वी सांसद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक जी रहने वाले हैं। और समापन समारोह में माननीय पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी, पूर्व मंत्री माननीय मदन कौशिक जी और हमारे तीनों स्थानीय विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी, प्रदीप बत्रा जी, ये सब लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधि सभी लोग इसमें रहेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, पिछले काफी समय से खेलो इंडिया को लेकर के उन्होंने जो एक अलग देश के युवाओं में जगाने का काम किया है, उससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। तो उसी निमित्त हम लोगों ने भी लगातार प्रयास किए। जिले और प्रदेश इस तरह कार्यक्रम हम लोग कराते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह और आशीर्वाद जिस प्रकार से देश के युवाओं और खिलाड़ियों को मिल रहा है, उसी से प्रेरित होकर के हमने भी एक प्रयास किया है और वो प्रयास सफल हो, ऐसा मुझे लगता है। शासन प्रशासन के हरिद्वार में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बेचने पर पूर्व रूप से प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद न केवल हरिद्वार में इनकी बिक्री हो रही है, बल्कि थोक विक्रेता धड़ल्ले से बाजार में इन उत्पादों की सप्लाई करने में लगे हुए हैं। मुख्य नगर आयुक्त ने पुलिस के साथ ज्वालापुर क्षेत्र के एक थोक व्यापारी के मकान पर छापेमारी कर करीब 4000 किलो पॉलिथीन बरामद की है। टीम के पहुंचने से पहले आरोपी घर से फरार हो गया था। आपको बता दें कि हरिद्वार धर्मनगरी होने के कारण हरिद्वार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालु के कारण न केवल गंगा घाटों बल्कि बाजारों में भी पॉलिथीन के कारण गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिसे देखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन किया गया है। बावजूद इसके बाजारों में धड़ल्ले से इस पॉलिथीन का उपयोग हो रहा है। पन्नियों का बड़ा जगीरा मिला है, कहाँ था, कितना मिला है, क्या कार्रवाई? देखिए, मुझे सूचना मिली कि ज्वालापुर में मंदिर के पीछे किसी व्यक्ति ने अपने आवास पे कुछ काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक का यहाँ पर रखा हुआ है। तो हम जब टीम के साथ यहाँ पर आए तो हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पर हमें काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक मिला है। तकरीबन 70 से 80 बड़े बड़े बैग्स हैं, जिनमें एक बैग का जो वजन है 50 kg है, 55 kg है। बहुत बड़ी मात्रा में है। इसमें प्लास्टिक मैनेजमेंट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का, उसके तहत कार्रवाई की जा रही है और इसमें पहले तो पेनल्टी दे रहे हैं। कोई दीपक उर्फ बंटी नाम का व्यक्ति है, उसका ये मकान है जिसमें प्लास्टिक। सर, एक ही लोग हैं कि और लोग भी इसमें अभी तो फिलहाल एक ही आदमी की जानकारी प्राप्त हो रही है। अभी जा रहा है, बंटी भी यहाँ पर नहीं है और कहीं पर बाहर उसको फ़ोन किया तो बता रहा है कि बाहर है। जो भी हम लोग अभी इसमें आगे भी इस तरह के लोगों की छापामारी होती है। अभी और भी कुछ हमें कल भी हमने एक गोदाम में छापा मारा था, आज भी, और हमें भी अभी 2-3 गोदाम और हैं, उनकी भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। जैसे ही जानकारी होगी वहाँ भी छापा मारा।
विकासनगर के निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुएल ने की एक प्रेस वार्ता, जिसमें कि उनके द्वारा नकल विरोधी कानून लाए जाने पर ये प्रेस वार्ता की गई है। वहीं इस प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष ग्रामीण मीता सिंह, मीडिया प्रभारी देवेंद्र चावला, अनुज गुलेरिया, विनोद कश्यप आदि भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यायिक प्रक्रिया में कुछ नहीं कहा जा सकता है और हमारी युवाओं के प्रति पूरी तरह सहानुभूति है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा है कि अभी सीबीआई जांच से कोई परहेज नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो प्रक्रिया है बहुत लंबी होती है सीबीआई की, और सरकार ने भी उसमें कोर्ट ने भी कहा है कि इसमें ये जांच एसआईटी की जांच ही पर्याप्त है। और लगभग हमको अगले 1 साल के अंदर अनेकों युवाओं को जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी आशा है कि उत्तराखंड सरकार के अंदर हमको नौकरी मिलेगी, उनकी आशाओं का भी हमें ध्यान रखना है। उत्तराखंड की नई सरकार के परिवहन मंत्री चंद्र रामदास ने विभाग संभालते ही अव्यवस्थाओं का जायजा लेना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में परिवहन मंत्री ने देहरादून स्थित आईएसबीटी का निरीक्षण किया। यहाँ पर अव्यवस्थाओं को देखते हुए अधिकारियों को आचरण में सुधार करने के निर्देश दिए। दरअसल देहरादून स्थित आईएसबीटी हमेशा बदहाली और खराब व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में रहा है। कभी जल भराव तो कभी गंदगी के कारण आईएसबीटी पर यात्रियों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नई सरकार के नए परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने इन्हीं शिकायतों को देखते हुए आईएसबीटी की अव्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण किया। 4 धाम यात्रा की तैयारी के सिलसिले में आज मैंने आईएसबीटी देहरादून का औचक निरीक्षण किया और साफ सफाई, स्टाफ, शौचालयों की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। विगत माननीय मुख्यमंत्री जी और मेरे द्वारा जो समय समय पर हमने आईएसबीटी का जो निरीक्षण किया है, उससे आज वहाँ सुधार देखने को मिला। सड़कों की व्यवस्था भी पहले से ठीक है, शौचालय का काम चल रहा है, टाइम कीपर वगैरह कई अधिकारी अपनी कुर्सी पर थे, कुछ लोग नहीं थे, जो नहीं थे वो ऑन कॉल पर वहाँ पर आ गए थे। इसलिए 4 धाम यात्रा से पहले हमने आईएसबीटी को देहरादून की लाइफलाइन को समझकर इसको दुरुस्त करने, स्वच्छ करने, इसके लिए 5 करोड़ का बजट हमने एमडीडीए को दिया है, जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा वहाँ खर्च हो रहा है। मेरा मानना है कि आईएसबीटी को हम 4 धाम यात्रा से पहले हम दुरुस्त करेंगे और अच्छा करेंगे। इसके लिए मैंने ड्राइवर कंडक्टरों से बात करी, पैसेंजरों से बात करी और क्या हो सकता है बेहतर, इसको सुधारात्मक रूप से देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। आशा है कि और भी जल्दी सुधार आईएसबीटी में आएगा। आपको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र सिलाको स्थित सघन फसल उत्कृष्ट केंद्र लोकार्पण सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। अपने संबोधन के दौरान सीएम धामी ने कहा, केंद्र खुलने से काश्तकारों के साथ युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि दालचीनी और टिम्बरू की सघन खेती की जाएगी, जिससे प्रदेश को राजस्व मिलेगा। सघन केंद्र में दालचीनी, टिम्बरू और दालचीनी की करीब 8000 हेक्टेयर में पौधे लगाए जाएंगे, जिससे किसानों को खेती कराई जाएगी, जिसके बाद केंद्र ही उन किसानों को फसल खरीद कर लाभ पहुंचाएगा। सघन केंद्र के आज इस लोकार्पण के अवसर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में यह केंद्र हमारे यहाँ की आर्थिकी का एक बहुत बड़ा जरिया हमारे किसानों का बनेगा। और ये जहाँ एक प्लांटेड मटेरियल उपलब्ध कराने का काम करेगा, वहीं जो पौधे हमारे किसान भाइयों को मिलेंगे यहाँ से, उसको वापस लेकर उनको एक मार्केट देने का भी काम होगा। और इसकी हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं और हम लोग लगातार इसका विस्तार दिसंबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस एरोमा पार्क का लोकार्पण किया गया था। तब से लेकर तमाम तरीके से यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके किसानों के लिए एक अच्छा रास्ता यहाँ से बनाया जा रहा है, जिससे कि वो आने वाले समय में उनकी आर्थिकी, उनकी आय पहले से दुगनी हो और वो समृद्ध हो। सर, कल 4 धाम यात्रा को लेकर एक आपने महत्वपूर्ण विषय कहा है कि पीडब्ल्यूडी सुनिश्चित करे सड़कें किसी भी प्रकार से जो है गड़बड़ न हो और इस पर बजट की भी कोई समस्या नहीं है और यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। रोड सेफ्टी के लिए 2022-23 और 23-24 में
700 करोड़ रुपए की जो धनराशि हमने उसके लिए उसका प्रावधान किया हुआ है। और ये चारधाम यात्रा ये होती जरूर हमारे राज्य में है, लेकिन ये पूरे देश और विदेश से लोग इसमें प्रतिभाग करते हैं, श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। उनको किसी प्रकार की भी कोई समस्या न हो, परेशानी न हो, इसलिए सभी विभागों में, उसमें PWD भी है, अन्य विभाग भी हैं, सभी विभागों की इस बार हम लोगों ने बहुत पहले उसकी समीक्षा प्रारंभ कर दी है, जिससे कि पिछले सालों में जो कहीं कोई कमियां रह गई हों, किसी प्रकार की और विस्तार की संभावनाएं हों, तो हम पहले से उसकी तैयारी कर लें। और 7 दिनों में PWD के जो प्रमुख सचिव हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो लगातार सड़कों की समीक्षा करेंगे और सारे जिलाधिकारी भी जो चारधाम रूट पर पड़ने वाले ज़िले हैं वह भी इसमें शामिल होंगे। यात्रा बिगड़ रही है, कोई सख्त कानून आएगा सर? देखिए, जो समय समय पर जो भी हमारी इन संस्थाओं के द्वारा जो राज्य सरकार के लिए निर्देश आते हैं, हम लोग उसमें कोशिश करते हैं कि राज्य के अनुरूप उसमें जिस प्रकार का भी हम उसको क्रियान्वित करने में काम कर सकते हैं। अन्यथा अगर ये लगेगा कि कहीं पर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हम फिर से भी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के अंतर्गत पेयजल, सीवरेज और ड्रेनेज और सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने निर्माण कार्य पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्य पर विशेष ध्यान दे रही है, जबकि अधिकारी सरकार को पलीता लगा रहे हैं। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल की नाराजगी पर अधिकारियों ने मई 2023 तक गड्ढा भरने, नाली और सड़क बनाने का कार्य पूर्ण करने की बात कही है। वहीं मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने सड़क और सीवरेज के लिए बनाए जा रहे मेनहोल को खुलवाकर इसमें उपयुक्त ईंट की गुणवत्ता पर सवाल उठाया और सैंपल को जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए। देखिए, जो हमारा परियोजना यहाँ चल रही है, हालांकि उसके लिए समय है, लेकिन समय के अंतर्गत भी कुछ समस्याएं यहाँ पे हैं जो स्थानीय लोगों ने यहाँ पे बताई है। चूँकि सीवरेज का, ड्रेनेज का और साथ में सड़क का काम होना है। मेरा ये ऐसा मानना है कि जो काम यहाँ पे हो रहा है वो जनता की सुविधा के लिए है, और हमने कहा भी है अधिकारियों से कि भी जनता की सुविधाओं के लिए यदि सरकार पैसा लगाती है तो जनता के हित में भी काम हो और जनता के साथ संवाद करके भी काम हो। तो जहाँ मैं देख रहा था कि एक जगह नाली बनी और वो वहाँ रोक दी गई, 1-2 जगह मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी, और इधर आगे जो निकासी पानी की है वो अभी क्योंकि आगे रुका हुआ है तो नहीं हो पा रही। तो सिंचाई विभाग से समन्वय करके उसको कंप्लीट करें। और स्वाभाविक तौर से हमारे यहाँ की जनता बहुत सज्जन, बहुत पढ़ी लिखी जनता है। उनका यदि ऐसा कहना है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनकी बातों का निराकरण करें। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।